नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया है। कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ऑनलाइन कार्यवाही में मौजूद थे। आपको बताते हैं कि अदालत ने क्या क्या बातें कही हैं। अदालत ने कहा है कि सीएक्यूएम ने एक भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया। हर साल पराली की समस्या आती है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीएक्यूएम को फटकार प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करते। एक सवाल यहां पर सीएक्यूएम से पूछा गया है। 3 महीने में बस एक बैठक क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे कि हालात पॉल्यूशन के दिल्ली में एनसीआर में बनते हैं, हम संकट के कगार पर हैं, ये एक अहम सवाल है। बड़ी बात यहां पे कही है। तब भी इतनी देरी से बैठकें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रदूषण के जो हालात सर्दी के मौसम में बनते हैं उसको देखते हुए बातें अहम हो जाती हैं। सब कुछ कागज पर है, यानी कि कागजों में तो कार्रवाई खूब हो रही है, लेकिन जमीन पर नजर कुछ नहीं आता। आप मूक दर्शक हैं। ये फटकार लगी है सीएक्यूएम को। कड़ी कार्रवाई का संदेश जाना चाहिए, यानी कि प्रदूषण को लेकर आप सीरियस है, गंभीर है, इसका संदेश सीधा होना चाहिए। नहीं तो कागज पर रह जाएंगे सारे के सारे प्रावधान और आप लगातार कागजी दावे ही करते रहेंगे। एक तरीके से ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। प्रदूषण एक गंभीर समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए, और इस समस्या खासकर सर्दियों में बढ़ जाती है। आपको बताएं, दरअसल बीते कई वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा हुआ है। ग्रीन पीस के मुताबिक PM 2.5 से 2001 से 25,000 मौतें हुई और अर्थव्यवस्था पर 3.7 अरब डॉलर की मार पड़ी। तो यानी कि केवल शारीरिक इंपैक्ट ही प्रदूषण का नहीं है, इसका एक आर्थिक पक्ष भी है जो यहां पर दिखाई देता है ग्रीन पीस के इस रिपोर्ट में। प्रदूषण के मामले में दिल्ली और देश का हाल क्या है, उसे बताने के लिए कुछ और आंकड़े अब आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। और प्रदूषण की हालात को बयां करती ये आंकड़े आपको सामने हम रख रहे हैं। 2023 में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर उभरी। और आपको बताएं, 5 सबसे प्रदूषित शहर जो दुनिया के हैं, उनमें से जो 5 शहर जो है भारत के हैं, यानी कि सबसे प्रदूषित शहर जो है भारत के, उनमें 5 हैं। 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 31 शहर भारत के। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में किसी और देश की राजधानी नहीं है, यानी कि जो लिस्ट दुनिया के लेवल पे बनी है 50 शहरों की, उसमें किसी भी देश की राजधानी शामिल नहीं है। अब दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित राजधानियां देख लीजिए। इनमें विकसित देशों की राजधानी नहीं है। इसमें लंदन, पेरिस, बर्लिन या मॉस्को के नाम नहीं है। 10 जो राजधानियां हैं उनमें काहिरा है जो कि मिस्र की राजधानी है, इस्लामाबाद है जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, इसके अलावा हनोई है वियतनाम की राजधानी, जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी, अबूजा नाइजीरिया, बगदाद इराक की राजधानी, दुशांबे तजाकिस्तान की, और ओगाडोंगू बर्किना फासो की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की, और दिल्ली इसमें नंबर 1 पर आती है जो कि भारत की राजधानी है। इन 10 देशों में भारत एक विकसित देश की तरफ कदम बढ़ा रहा है और इन देशों की राजधानी के बीच दिल्ली सबसे ऊपर के उस पायदान पर खड़ी है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवीश और हिमांशु। सबसे पहले हम हिमांशु का रुख करना चाहेंगे। हिमांशु, जो कोर्ट का रुख रहा, क्या एक आई ओपनर की तरह काम करेगा? क्या जमीन पर चीजें बढ़ती नजर आएंगी इसके बाद, इतने तल्ख तेवर के बाद? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। मैं अभी ताज़ा आंकड़े देख रहा था जो पंजाब सरकार ने जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है पंजाब सरकार का, जो आंकड़े इकट्ठा करता है रिमोट सेंसिंग के जरिए पराली जलाने की घटनाओं का, उसके मुताबिक 26 सितंबर तक इस खरीफ सीजन में जो घटनाएं हैं पराली जलाने की, वो बढ़कर 98 हो चुकी हैं। इस सीजन में कल तक ये आंकड़ा 93 का था, अब ये बढ़कर 98 हो चुका है। यानी पिछले 24 घंटे में 5 और पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो दर्ज की जा चुकी हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले भी पिछले हफ्ते जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं
पीके मिश्रा, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी और इस मीटिंग में जो समीक्षा की गई कि कितना ज़्यादा जो पराली जलाने की घटनाओं की संभावना है और उसको रोकने के लिए किस स्तर पर क्या पहल की जा रही है, उसकी समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, और उनसे कहा था कि आपने जो भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है देश में पराली रोकने के लिए, उसके लिए आपको गंभीरता से पहल करना होगा और हर संभव पराली जलाने की घटनाओं को रोकना होगा। लेकिन इस दिशा निर्देश के करीब एक हफ्ते बाद जो ये आंकड़े सामने आए हैं कि इस खरीफ सीजन में 98 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और ये पंजाब सरकार के अपने आंकड़े हैं जो पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने रिकॉर्ड किए हैं रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी के जरिए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी धान की कटाई की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू कुछ और अहम बातें हैं अपने दर्शकों को वही बता दें। दरअसल बीते कई सालों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तरह तरह के उपायों के बाद भी, मशीनों, डिकम्पोजर्स के इस्तेमाल के दावों के बाद भी पराली जलाने की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं, जबकि माना जाता है कि प्रदूषण में इनका बड़ा हिस्सा है। पंजाब में धान की फसल की कटाई के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की जाने लगी हैं। पंजाब सरकार की पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 सितंबर तक इस खरीफ सीजन में करीब 93 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर धान की कटाई जारी है और इसके साथ ही जो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो भी रिपोर्ट हो रही हैं। पंजाब सरकार की जो पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस सीज़न में, इस खरीफ सीज़न के दौरान जो टोटल फायर इंसिडेंट्स हैं, यानी जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जिसको पराली बोलते हैं, वो 93 अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं पंजाब सरकार ने जो इकट्ठा किए हैं पराली जलाने की घटनाओं को लेकर, और ये 25 सितंबर तक के आंकड़े, यानी इस खरीफ सीज़न के दौरान 93 घटनाएं पराली जलाने की रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अगर आप सिर्फ 25 सितंबर के आंकड़े देखें तो टोटल फायर इवेंट्स यानी पराली जलाने की जो घटनाएं थीं वो 12 रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज़्यादा अमृतसर में रिकॉर्ड की गई कल 3 पराली जलाने की जो घटनाएं थीं, और धीरे धीरे जब धान की कटाई का दायरा बढ़ेगा तो इस बात की आशंका है कि ये जो आंकड़ा है पराली जलाने का वो और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी और इस मीटिंग में प्रदूषण को रोकने के लिए विशेषकर नवंबर दिसंबर महीने में जो तैयारियां की जा रही हैं प्रशासनिक स्तर पर, उसकी समीक्षा की गई थी। और इसके बाद पीके मिश्रा ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज को, और उनसे ये कहा गया था कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें हर संभव गंभीरता से, सक्रियता से कारगर पहल करना होगा अगर प्रदूषण के संकट से निपटना है। लेकिन इस निर्देश के बावजूद पंजाब सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो एक बार फिर इस साल शुरू हो गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि संसद में भी ये सवाल उठा था और कई सांसदों ने ये सवाल पर्यावरण मंत्री से पूछा था कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कहाँ तक सफलता मिली है। तो इसके जवाब में 22 जुलाई को जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं पर्यावरण राज्य मंत्री, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए थे और इसमें ये बताया गया संसद को कि 2023 में पंजाब में जो पराली जलाने की कुल घटनाएं थीं वो 36,663 थीं, जो 2022 के मुकाबले 27% कम थी। यानी जो कोशिश की जा रही है उसका असर ज़मीन पर दिख रहा है, लेकिन 27% घटने के बावजूद जो पराली जलाने की घटनाएं थीं वो 36,663 पंजाब में रिकॉर्ड की गई, जो सबसे ज़्यादा है देश में। उसके बाद हरियाणा में 2023 में 2303 पराली जलाने की घटनाएं हुई। हालांकि यहाँ परसेंटेज टर्म्स में जो गिरावट है वो 37% हरियाणा में रिकॉर्ड की गई, यानी काफ़ी अच्छा असर हरियाणा में हुआ है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर सबको मिलाकर देखें तो पिछले साल 39,186 पराली जलाने की घटनाएं खरीफ सीजन के बाद कटाई के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, रजिस्टर की गई थी। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। रवीश, CAQM के वो कौन से लक्ष्य थे जो वो हासिल नहीं कर पाया कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी?
जी देखिए, सबसे पहली बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा फटकार लगाई है वो ये है कि आखिर CAQM की जो सब कमेटी है उसकी जो बैठक है वो 3 महीने में एक बैठक क्यों हो रही है। आखिर क्यों नहीं डे बाय डे के स्तर पर बैठक हो रही है, जबकि खुद CAQM ये मान रहा है कि सितंबर से जो दिल्ली की आबो हवा है वो पुअर की श्रेणी में आ चुकी है, यानी श्रेणियां बटी हुई हैं। और श्रेणियां बटी होने के बाद में जो ग्रेडेड सिस्टम है वो अपने आप लग जाता है। तो इस वक्त दिल्ली में पुअर जो एक आप कह सकते हैं कि AQI है वो है इस वक्त, क्योंकि 200 से 300 जब उसके बीच में AQI होता है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाता है। तो पुअर की कैटेगरी में आने पर जो रिस्पांस होना चाहिए, यानी क्या रिस्पांस होना चाहिए, होना ये चाहिए कि कहीं पर भी दिल्ली और उसके आसपास में NCR में जो कचरा है उसको न जलाया जा सके। कहीं पर अगर निर्माण काम हो रहे हैं तो वहां पर बाकायदा जो है वो फव्वारा मशीन लगी होनी चाहिए ताकि धूल न उड़े। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर डीजल गाड़ियां अगर आती हैं और अगर ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम जो है वो सेकंड लगाया जाता है तो उन डीजल गाड़ियों को भी आप बाहर करें। ये भी कहा गया है कि फसलों के विविधीकरण पर जोर दें। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस योजना को चलाया हुआ है कि आप अगर धान नहीं बोते हैं, अगर धान नहीं उगाते, दूसरी फसल उगाते हैं, तो फिर आपको एक एक आपको मुआवजा के तौर पर पैसा देगी सरकार। तो ये सारे जो है वो कदम निर्धारित किए हैं बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी गाइडलाइन जारी करके। लेकिन उसके बावजूद इसका सख्ती के साथ में पालन नहीं हो पा रहा है। और सख्ती के साथ में इसलिए पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हमारी सिविक एजेंसियां हैं, CAQM की जो कमेटी है वो आपस में मिल बैठती नहीं है। अब जैसे आप दिल्ली NCR की अगर बात करें तो होना ये चाहिए कि वक्त वक्त पर गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली की सिविक एजेंसियों को, पुलिस के लोगों को आपस में बैठना चाहिए और जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके सख्ती के साथ में उसको लागू करवाना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि दिल्ली और उसके आसपास में कितनी सख्ती बरती जाती है। ये खुद अगर आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको पता लगेगा। बारिश होने के बाद में धूल उड़ रही होती है, तो जब धूल उड़ रही है तो आखिर सिविक एजेंसियां कहां पर है, क्यों नहीं वो पानी का छिड़काव कर रही। तो ऐसी जी, बहुत सारी चीजें हैं कि ये हिमांशु लगता कुल है कि सख्ती के मिलाकर साथ पालन। लगता ऐसा है कि किसी के दिमाग में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई इसको सीरियसली लेता नहीं है। जब सर पर आ जाती है तब सब लोग इधर उधर भागते कि अब क्या किया जाए, और यही नतीजा है, यही जो एटीट्यूड है, यही दिल्ली वालों को, NCR वालों को पोल्यूशन झेलने के लिए मजबूर करता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर आप आंकड़े देखें पिछले साल के, जो पराली जलाने की घटनाएं हुई थी, 39,000 के आसपास घटनाएं हुई थी देश में। उसमें से 36,000 पंजाब में रिकॉर्ड किया गया था। और ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो सरकारी एजेंसियों को। पिछले साल भी आपको याद होगा कई दिन तक सुनवाई हुई थी प्रदूषण के मसले पर। कहा गया देश में एक एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान तैयार किया गया है, राज्यों को मशीनें भी दी गई हैं, विशेष मशीनें मुहैया कराई गई हैं, फंड्स दिए गए हैं जिससे कि किसानों को इंकरेज किया जाए कि वो पराली को ना जलाएं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पिछले साल पंजाब में 36,600 से कुछ ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई। तो ये संकट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी धान फसल की कटाई शुरू हुई है और आने वाले समय में जब धान के फसल की कटाई का दायरा बढ़ेगा तो पराली की जलाने की जो घटनाएं हैं वो भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएंगी और संकट जो है प्रदूषण का वो एक बार फिर खड़ा होगा। तो सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि पंजाब के मुख्य सचिव को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को हर संभव पहल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी फटकार उन्होंने फिर से लगाया है, तो इसके बावजूद अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले हफ्तों में इसका कितना असर जमीन पर दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका, रवीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के दौरान NSUI के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और टीचर इंचार्ज के बीच एक वोटिंग सेंटर पर बहस हो गई। इसके बाद दोनों आपस में ही भिड़ गए। डूसू के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनावी मैदान में कुल 21 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 9 छात्राएं हैं। ABVP और NSUI में के बीच कड़ा मुकाबला है और हर बार डूसू में
यही देखा जाता है। इससे पहले 2023 में 4 साल के बाद चुनाव हुए थे। 2023 में हुए चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी को जीत मिली थी, जबकि एनएसयूआई को 1 पद मिला था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक काउंटिंग नहीं की जाए। बता दें कि चुनाव के नतीजे कल घोषित होने थे। तो आपको बताएं कि डूसू चुनाव को लेकर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो चाहे वो साउथ कैंपस हो, तमाम कॉलेजों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिलती है। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस समय भिड़ंत की तस्वीरें हैं जब छात्र उम्मीदवार जो थे और जो टीचर इंचार्ज थे उनके बीच कहासुनी हुई, धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिली। और आपको बताएं कि मुकाबला जो बेसिकली वो एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच यहाँ पर डूसू में देखने को मिलता है। डूसू के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनावी मैदान में कुल 21 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 9 छात्राएं हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई में दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे पहले 2023 में 4 साल के बाद चुनाव हुए थे। 2023 में हुए चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी को जीत मिली थी, जबकि एनएसयूआई को 1 पद मिला था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। प्रेरणा, सबसे पहले तो उस झड़प के बारे में बताएं जो कैंडिडेट और टीचर इंचार्ज के बीच देखने को मिली, क्या मसला था पूरा मामला, और दूसरा वोटिंग को लेकर तमाम डिटेल्स हैं आज जो हुई। जी आनंद, देखिए सुबह में जो वोटिंग जो थी वो 8:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन जो वोटिंग है, जो एनएसयूआई के कैंडिडेट हैं लोकेश चौधरी, उनका कहना है कि जो वोटिंग है वो नहीं शुरू हुई थी करीब 9:30 बजे तक, जिसके वजह से उन्होंने टीचर से जब शिकायत की, जो टीचर इंचार्ज थे उनसे जब शिकायत की तो उसी में जो है वो बहस छिड़ी और उसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। यही जो जानकारी है मेरे पास इससे रिलेटेड है। जी अनंत जी, वोटिंग को लेकर जो वोटिंग हुई उसको लेकर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच क्या माहौल है? आनंद, देखिए सुबह की जो शिफ्ट थी उसकी जो वोटिंग है वो करीब 1 बजे खत्म हुई है और शाम की जो शिफ्ट है वो 3:30 बजे से शुरू हुई है और ये जो वोटिंग है वो 7:30 बजे तक चलेगी। करीब 1.5 लाख बच्चे जो हैं इसमें शामिल हुए हैं और अभी भी मैं लॉ कॉलेज 2 पे नॉर्थ कैंपस के मौजूद हूँ और यहाँ भी लगातार वोटिंग चल रही है, क्योंकि ये जो शिफ्ट है, ये जो कॉलेज है वो इवनिंग शिफ्ट में चलता है और साथ ही साथ नॉर्थ कैंपस के सत्यवती कॉलेज और साउथ कैंपस के भी कई कॉलेज में जो है वो वोटिंग चल रही है। छात्रों के बीच उत्साह का माहौल था और खास करके जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जो अभी नए एडमिशन जिनकी हुई है, तो उनमें जो है वो बहुत उत्साह है, उन्हें बहुत ये रोमांचक जैसा लग रहा है। अनंत, शुक्रिया प्रेरणा आपका इस जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब हम बात करेंगे भारत चीन संबंध की। क्या एलएसी पर जल्द स्थिति सामान्य हो सकती है? क्या भारत और चीन की सेनाएं जल्द ही अप्रैल 2020 की स्थिति पर आएंगी? भारत और चीन दोनों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इस पर बात आगे बढ़ी है। सरहद पर संघर्ष के बजाय संवाद। क्या भारत चीन के बीच सुलझने वाले हैं विवाद? भारत चीन सीमा विवाद जो 2020 में एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद शुरू हुआ, उसके समाधान की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ समय से चीन और भारत ने एक दूसरे से सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए संवाद और संचार बनाए रखा है, जिसमें विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकें शामिल हैं। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर सलाह और तालमेल के कामकाजी मैकेनिज्म और कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठकें हुई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में प्रासंगिक मुद्दों पर गहरी बातचीत की है और मतभेद घटाए हैं और आम सहमति बढ़ाई है। फिलहाल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। सीमा पर विवाद को सुलझाने और आपसी विश्वास बहाली के लिए कोर कमांडर लेवल पर 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत को हुए करीब 7 महीने बीत चुके हैं। सूत्र बताते हैं बातचीत रुकने की बड़ी वजह है जमीनी लेवल पर चीन अपने रुख में नरमी लाने को तैयार नहीं है।
खासकर वो डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग के मुद्दे पर भारत के नजरिए को मानने में आनाकानी कर रहा है। इसमें देप्सांग और डेमचोक जैसे इलाके शामिल हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि 75% मामला सुलझ गया है, सो उम्मीद जगी है। 75% डिसएंगेजमेंट को लेकर कहा था। समस्या गश्त की है वहां पर। डिसएंगेजमेंट के बाद जो वहां पर बड़ी संख्या में सेना का जमावड़ा है वो देखना होगा। चीन के साथ पेंगोंग त्सो लेक, गलवान घाटी, देप्सांग, डेमचोक, तवांग, नाथुला जैसे कई जगह हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद है। हालांकि गलवान, पेंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण, गोगद्रा हॉट स्प्रिंग के कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। ज्यादा विवाद वाले कुछ जगहों को बफर जोन भी बना दिया गया है। इसके बावजूद डेप्सांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग को लेकर गतिरोध जारी है। चीन के हवाले से भले ही दावा किया जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर हालात ठीक हो रहे हैं, पर सेना के सूत्रों का यह कहना है कि सरहद पर हालात जस के तस बने हुए हैं। सेना सतर्क है और कड़ी चौकसी की जा रही है। साथ ही सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीमा विवाद पर काम करने के लिए बने मैकेनिज्म की 31 बैठकें हुई। आखिरी बार 29 अगस्त को बीजिंग में। भारत का रुख साफ है, जब तक यहाँ का विवाद नहीं सुलझेगा, रिश्ते वापस पटरी पर नहीं आएंगे। बड़ी बात यह है कि भारत खूनी झड़प के बाद शुरू हुए इस विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाना चाहता है। भारत मानता रहा है कि चीन और भारत इस क्षेत्र को शीर्ष पर ले जा सकते हैं, लेकिन भारत संप्रभुता की कीमत पर न विकास चाहता है और न ही पूरे क्षेत्र पर दबदबा। उसका साफ मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। साफ है, सीमा को लेकर दोनों देशों का अपना अपना नजरिया है। दोनों देशों के बीच सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित भी नहीं है। भारत का साफ रुख है चीन को अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में लौट जाना चाहिए, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले जैसे हो पाएंगे। जाहिर है मामला जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत अपनी तरफ से बातचीत के जरिए हल निकालने में लगा हुआ है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ कादम्बरी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दोनों ही तरफ से सकारात्मक संदेश और संकेत आ रहे हैं, बयानों के जरिए ये झलक रहा है, लेकिन चीन सीमा की जब बात होती है, भारत चीन विवाद की जब बात होती है, तो ये दशकों पुराना है। इसमें नया चैप्टर 2020 में जुड़ गया। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो सके? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये समझना होगा कि इसको हम अक्सर सीमा विवाद कहते हैं, और सीमा विवाद से हटकर ये भूमि पर संप्रभुता का एक मुद्दा है, जिसमें करीब 132,000 वर्ग किलोमीटर का जो है वो क्लेम्स में आपस में फर्क है, और दुनिया का ये सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है एक तरह से। तो उसको सुलझाना आसान नहीं है, उसमें कई पहलू हैं जो लगातार जिन पर ध्यान देना होता है। फिलहाल बात हो रही है कि गलवान घाटी में जो 2020 जून में तनाव हुआ था, उसके बाद लगातार दोनों तरफ से सेनाएं वो हैं जो डिप्लॉयड हैं दोनों तरफ से, तो उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश है इस वक्त। उसी के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि जो डिसएंगेजमेंट की बात है उस पर करीब 75% सहमति बन चुकी है, और ये जो सकारात्मक रुझान दोनों तरफ से है, इसको आप अप्रैल के महीने में जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की साक्षात्कार छपा था अमेरिका की एक न्यूज वीक मैगजीन में, तब से लगातार कई भाषणों में, कई टिप्पणियों में दोनों तरफ से आपने देखा है कि रुझान में बदलाव आया है। उसी के चलते आज कहा जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट है, मतलब फौजियों को पीछे हटाने की जो बात है, उस पर सहमति 75% हो गई है। उसमें 2 जगह जो डेमचोक और देप्सांग है वो उस पर अभी सहमति बननी बाकी है, और जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया दूसरे 4 जगह पे इस तरह की सहमति बन चुकी है। फिर उसके बाद होता है कि डी एस्केलेशन कैसे करना है। केवल उनको पीछे हटने से तनाव कम नहीं होगा, उसमें तनाव बना रहेगा, अभी भी चौकन्ने रहना होगा, दोनों को शंकाएं बनी रहेंगी।
उसके अलावा पेट्रोलिंग कौन कहाँ करेगा, इस पर भी सहमति जी। बनानी होगी। तो जो संबंध हैं उनको सुलझाने में और भी समय लग सकता है, पर डिसएंगेजमेंट जो लिमिटेड सीमित चीज है उस पर सहमति बनी है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 22वीं जो बैठक कोर कमांडर्स की होने वाली है जी। उसमें शायद कुछ जो तालमेल है वो सामने आएगा। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलेंगे कजान में अक्टूबर में, जहां पर अगली ब्रिक्स सम्मेलन होने वाली है, तो उससे पहले ऐसी उम्मीद हो रही है कि शायद कुछ निर्णय होंगे और वो सामने आएंगे। जी, मेरा सवाल सर आपसे ये है, आपने डिसएंगेजमेंट की बात की, आपने डिएस्केलेशन की बात की, लेकिन एक मुद्दा डिसमेंटल का भी है। जो वहाँ पे सैनिक जो चीज़ें बनी हैं, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो भी तो एक चिंता का विषय है, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। वहाँ पर भारत को कई चीज़ों पर आपत्ति है, तो उस दिशा में भी क्या चीज़ें बढ़ेंगी आगे? आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 10 या 15 सालों में, खासकर 2013 से आप शुरू करें, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों तरफ से और शायद चीन की तरफ से ज्यादा सुधार आया है, इसलिए भारी भरकम चीजों को जल्द से जल्द फॉरवर्ड एरियाज में लाना, बड़ी संख्या में सैनिकों को फॉरवर्ड एरियाज में लाना, ये एक नया रुझान दोनों तरफ से और चीन की तरफ से खासकर देखा गया। इसीलिए जब वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होता है तो वो कई दिनों तक रहता है, चाहे वो आप डोकलाम को याद करें या फिर गलवान को याद करें। तो जो वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो बन जाते हैं, आपने सही कहा कि उनको भी हटाना होगा, उनको डिसमेंटल करना होगा। इसीलिए बाद में विदेश मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने कहा कि 75% उसमें सहमति बनी है, वो सब चीजों पर नहीं बनी, वो केवल सेनाएं पीछे हटेंगी अपनी जगहों पर, जो फरवरी 2020 में जो हालात थे वहां पर वापस जाएंगी, उस पर, उस सीमित क्षेत्र में सहमति बनी है। उसके अलावा ये डिसमेंटलमेंट जो होना है, डीएस्केलेशन होना है, आपको याद होगा कि करीब आप 10 साल पीछे जाएं तो दोनों सेनाएं जब गश्त करते थे तो आपस में मिलते थे, बहुत अच्छे से मिलते थे और पीछे हट जाते थे। उस माहौल तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, बहुत कोशिश करनी होगी दोनों तरफ से। जी, अब एक मसला आता है सर पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग में जब से गलवान का विवाद सामने आया तो अलग अलग दावे चीन ने किए कि हम फला फिंगर तक पेट्रोलिंग करते थे, आप यहाँ तक सीमित थे। भारत के अपने दावे थे, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का ये मसला है, पूरा दायरा है। पेंगोंग लेक भी इसके अंदर आती है, उसका भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। क्या आपको लगता है कि पेट्रोलिंग को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन जाएगी? क्या आपको लगता है कि इस विषय पर चीन अपने आप को उस बिंदु पर आकर सहमत हो पाएगा जो भारत का स्टैंड है, जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है? भारत बार बार कह चुका है कि जो हालात फरवरी 2020 में थे, जो कि आपने कहा कि फिंगर 1 तक पेट्रोलिंग भारत करता था, वहां भारत की उम्मीद है कि वहां तक पहुंचने पर लगेगा कि जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया है और उसमें स्थिरता और संतुलन वापिस आ गया है, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की हम हमेशा बात करते हैं। हालांकि वो ये नहीं कि सीमा बिल्कुल सॉल्व हो गया, वो इश्यू अभी मुद्दा बना रहेगा, पर उसमें एक ठहराव आने की जरूरत है। तो भारत का जो सोच है, जो भारत का नीति है, वो यही है कि जो फरवरी 2020 में हालात थे वहां पर वापस जाना होगा। अब कहां तक और कितनी देर बाद चीन इस बात को मानेगा, उसमें मैं कह रहा हूं कि इतना समय लग सकता है। उसमें फिलहाल पूरा जो ध्यान है वो केवल इस पर केंद्रित है कि कम से कम सैनिक जो यहाँ थे फरवरी 2020 में वहां वापस चले जाएं। फिर कौन कहां गश्त करेगा इस पर बात होगी। डिसमेंटलमेंट जो आपने जिक्र किया उस पर बातचीत होगी। उसके बाद इसीलिए विदेश मंत्री बार बार कहते हैं कि एक नया सेट, एक नए तरीके से जो आपसी विश्वास है उसको बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए जाहिर है कि फिर से बहुत कई तरह की नई चीजें, नई तरीके, नए तौर तरीके सामने आएंगे, पर सीमित तौर पर अभी बात केवल इस पर केंद्रित है कि सेनाएं यहाँ थी वहां वापस चली जाएं। उसके बाद डिसमेंटलमेंट गश्त जो कहाँ होगी, किसकी होगी, उस पर बातचीत लगातार बनी रहेगी। उसमें मुझे लगता है और समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बारीकी से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में एक युवक की मौत पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने घेरकर पुलिस वालों को पीटा। इसमें एक पुलिस वाला बेहोश हो गया। लोगों ने ठाकुरद्वारा जसरोड पर जाम लगा दिया और पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर लोकेश की मौत हो गई थी।
ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वालों ने अवैध वसूली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं।